हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और इसमें आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए इसका रिवीजन वर्जन की इसको बहुत डेप्थ में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए वो मैं आज तुम्हें पूरी थ्योरी कराऊंगा। देन वी विल अगले वीडियो में हम कुछ उसके सेकंड पार्ट करेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन, और फिर हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को हम करते हैं। चलो, यहाँ पर सबसे पहले लाइट। तो लाइट के बारे में मैं तुम्हें इतना कहता हूँ कि लाइट क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, और इसकी ये है डोल नेचर है। क्या? डोल नेचर। ओके, ये डोल नेचर है कि ये दो थ्योरी को, एक वेव थ्योरी और एक वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। लाइट कहां पर है? उस पोजीशन में वो वेव की तरह बिहेव करती है, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं डोल नेचर है। और इन दोनों को कंबाइन करने वाली जो है मॉडर्न थ्योरी आ गई, जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। मॉडर्न थ्योरी आ गई जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ओके, तो लाइट के बारे में हम इतना ही जानेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन तुम पहले भी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक। क्या है? बाउंसिंग बैक, इतना सा मतलब है। पर ये क्या है? लाइट जब किसी भी सरफेस पे आके टकराती है और बाउंस बैक अगर वापस चली जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जो रे आ रही है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट को बोलते हैं, ये है सरफेस हमारा, ये है सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर मैंने बिल्कुल प्लेन सरफेस बनाया, पर कोई भी सरफेस हो सकता है। लाइट किसी भी, कोई भी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। रिफ्लेक्शन इज एवरीवेयर ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा भी हो सकता है, रफ हो सकता है, अनइवन हो सकता है, पॉलिश्ड हो सकता है। हाँ, जितना पॉलिश्ड होगा उतना रिफ्लेक्शन है वो बेटर होगा, यूनिफॉर्म होगा। और लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द शाइनिंग सरफेस। और ये जो रे है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि लाइट वापस बाउंस बैक हुई है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये है इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। और जो इंसिडेंट पॉइंट पे अगर मैं सरफेस का परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये इतनी टर्मिनोलॉजी यहां पर है रिफ्लेक्शन में। और इसके तुम लॉज 9 पे पढ़ चुके हो। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। क्या होता है? फर्स्ट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है कि ये जितनी भी चीजें हैं, क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence
lie in the same plane, lie in the same plane. ओके ये मतलब है, जैसे अभी ये जो आ रही है, ये जो बोर्ड है तुम्हारा, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, तो ये जो अभी ये जो प्लेन है, ये लाइट आके यहाँ इंसिडेंट हो रही है, इस पर ये सरफेस ये है, लेकिन ये जो रेज है वो जो है वो बोर्ड के प्लेन में है, तो हम कहेंगे इस प्लेन में। तो ये देखो, ये और ये पूरा इस बोर्ड पे है, तो इसका मतलब है इस प्लेन में है। हैव यू अंडरस्टूड? आगे समझ में? वर्टिकल प्लेन, ये वाला जो प्लेन है इसमें है, तो ये कहने का मतलब है कि तीनों एक ही प्लेन में होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ये लाइट आई, ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही जाएगी और नॉर्मल भी यही होगा, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे ऐसा आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि तीनों लाइज इन द सेम प्लेन। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं, आ जाते हैं हम कि ये रिफ्लेक्शन हम किस पर पढ़ेंगे। क्लास 10th में जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे मिरर, फिर पढ़ेंगे लेंस। तो मिरर्स, तो प्लेन मिरर के बारे में तुमने पढ़ रखा है। प्लेन मिरर में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, कभी कभी पूछ लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर तुम रोज यूज करते हो घर में फेस देखने के लिए, ये प्लेन मिरर है। इसमें अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो इमेज इस तरफ बनती है, पर यहां पर नेचर ऑफ इमेज क्या है, एक और ध्यान रखना कि अगर ये ऑब्जेक्ट है वो इसके सामने अगर ए डिस्टेंस पर है तो इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। कितने डिस्टेंस पे? सेम डिस्टेंस पे मिरर के पीछे बनती है। नंबर 2, बिकॉज यहां पर कोई भी रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, यहां से निकलने वाली कोई भी रेज एक्चुअल में क्यों पीछे जा ही नहीं रही है, पर इमेज पीछे बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है इमेजनरी। वर्चुअल इमेज को हम कैन नॉट गेट ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं ले सकते इसको, वर्चुअल होगी। और दूसरा इरेक्ट का मतलब सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट का हेड इस तरफ है तो इसका भी ऐसे आएगा। हैव यू अंडरस्टूड? और साइज कितनी होगी? जितना ऑब्जेक्ट होगा सेम साइज। अगर हम साइज की बात करें तो सेम साइज की इमेज बनती है, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। ओके, और एक और होता है इसमें लेटरल इन्वर्जन कहते हैं इसको। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है यहां पर जो लेफ्ट साइड होगी वो वहां पे राइट साइड बनती है, और इसकी जो राइट साइड होती है वो वहां पर लेफ्ट साइड बनी, मतलब साइड वाइज रिवर्स होते हैं। क्या? साइड वाइज रिवर्स्ड, ऊपर नीचे नहीं होता रिवर्स, साइड वाइज रिवर्स होता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। ओके, तो क्या होगा प्लेन मिरर में? अब कभी कभी तुम्हें यह पूछ ले कि प्लेन मिरर है, इसका मैग्निफिकेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है? मैग्निफिकेशन आगे हमें पढ़ेंगे जब तुम्हें पता लग जाता है मैग्निफिकेशन होता क्या है। एक्चुअली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है उसी को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। तो इस केस में क्या होगा बताओ? इस केस में मैग्निफिकेशन हमेशा कितना रहता है? 1, क्योंकि साइज दोनों की सेम होती है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। एक तो ये ध्यान रखना। आगे जाके हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर। हम जो पढ़ रहे हैं वो स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ये कर्व्ड मिरर होते हैं, कर्व्ड मिरर की बात करेंगे, प्लेन मिरर नहीं, हम कर्व्ड मिरर पढ़ेंगे और उसमें स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो वहां पर एक रेडियस होती है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, ध्यान से सुनना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि रेडियस ऑफ प्लेन मिरर की रेडियस क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड।
हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है. प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट, मतलब सीधी खड़ी होती है. साइज सेम होती है. लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब साइड वाइज रिवर्स होती है. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर हम पढ़ेंगे किसको? हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर. तो मैं यहां पर एक स्फीयर बना देता हूं. होलो स्फीयर है. कैसा है? होलो स्फीयर बना रहा हूं. ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है. क्या है ये? स्फीयर है. इसका सेंटर यहां पर है. ओके, इसका सेंटर यहां पर है और इसका एक पार्ट लिया हमने. इसका एक पार्ट लिया और इस साइड में पॉलिश कर दिया हमने. ध्यान से देखना. ओके, और एक पार्ट और लिया हमने. ओके, एक पार्ट और लिया और इस पर हमने इस साइड पॉलिश कर दी. ये पॉलिश्ड है. तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस जो ये पार्ट, ये मिरर का पार्ट जो लिया हमने, स्फीयर का पार्ट, इसी को हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे. और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब ध्यान से देखो कि इसका नाम हमने रख दिया, ये जो है, क्योंकि ये कैसे है? कॉनकेव, केव की तरह, केव की तरह, गुफा की तरह काम करता है, केव की तरह दिख रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव. कॉनकेव. और इसको बल्जिंग आउट. इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है? कर्व्ड इनसाइड. ये क्या है? कर्व्ड इनसाइड. और ये क्या है? बल्जिंग आउटसाइड. सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनसाइड. इनसाइड में कर्व्ड है. और ये जो है इसका बल्जिंग आउटसाइड. बल्जिंग आउटसाइड. और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स. तो जो इंपॉर्टेंट है वो कॉनकेव मिरर है. जो कॉनकेव मिरर है वो इंपॉर्टेंट है. ओके, अब इसका एक नाम और है कॉनकेव का. इसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो अभी बताएंगे, पर तुम लिख लो. इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं. क्या? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको. ये डाइवर्जिंग होता है, ये कन्वर्जिंग होता है. ये क्यों होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे. यहां पर ये है, इसको हम सी बोलते हैं. ये जो मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर है, मिड पॉइंट जो मिरर का मिड पॉइंट होता है, उसको हम पी बोलते हैं. दिस पॉइंट लाइज ऑन द मिरर. ये ध्यान रखना, यही एक ऐसा पार्ट है या टर्म है या पी पॉइंट है, वो मिरर के ऊपर लाई करता है. बाकी कोई भी, जितने भी हम पढ़ेंगे, कोई भी मिरर पे लाई नहीं करेगा एक्सेप्ट दिस. ओके, अगर मैं ये कहूं कि ये डिस्टेंस m और n लिखता हूं, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? यहां से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, P में से पास होती है, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं. इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. और रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में एक पॉइंट होता है, हाफ ऑफ दिस, उसको हम बोलते हैं फोकस. उसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस. क्या? प्रिंसिपल फोकस. हैव यू अंडरस्टूड?
इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस होता है वो किस साइड में होता है, रिफ्लेक्टिंग। तो इसका जो फोकस आएगा वो समवेयर हियर, यहाँ आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर ही रहेगा लेकिन फोकस इधर आएगा, पी इसका ये होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस। अब मैं तुम्हें यहाँ कुछ टर्म्स है इसमें तुम्हें समझ में आ गई। इसका मतलब जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो पार्ट ऑफ है स्फीयर। वो स्फेरिकल मिरर जो है, जो हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर जो हम पढ़ रहे हैं, क्या स्फेरिकल मिरर वो क्या है, कल मिरर जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का पार्ट है। तो जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो स्फीयर का सेंटर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो रेडियस होगा किसका, स्फीयर का। हैव यू अंडरस्टूड? और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या, इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है, एक्चुअल में कुछ नहीं होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी के ऊपर होता है, फोकस भी इसी पे लाई करता है। ओनली पी इज द पॉइंट विच लाइज ऑन द मिरर। अब पी क्या होता है, उसको हम पोल बोलते हैं। पी को हम क्या बोलते हैं, पोल। आगे समझ में। सी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल। और एम एन जो है वो बहुत बड़ा मिरर जब हम लेते हैं तब हम बात करते हैं, एम एन को हम बोलते हैं अपर्चर। और यहां पर अगर कहें हम तो इसको कहते हैं कि डायामीटर ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर की डायमीटर के बराबर होता है, ऐसा माना जाता है। तो एपर्चर हो गया, ये एपर्चर हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हम जो यहाँ पढ़ेंगे बहुत स्मॉल एपर्चर वाले, हम जो मिरर पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, एपर्चर इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होगा एपर्चर, बहुत छोटा होगा। हम सिर्फ वही मिरर पढ़ेंगे वेयर एपर्चर इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर से लेस होगा एपर्चर, एम एन। आगे समझ में? कोई डाउट इसमें? अब तुम्हें डायग्राम देख के ये पता हो गया होगा। अब डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है किसी की भी, यहां पर सपोज करो तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले मैं कहूं कि तुम्हें अगर डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें कि सी की, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो तुम लिखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज मिरर। सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है तो लिखो रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज द मिरर। पोल लिखना तुम्हें, फोकस की मैं बाद में बताऊंगा। पोल लिखना तुम्हें प्रिंसिपल फोकस की बाद में, हम अभी डायग्राम को ठीक करेंगे तब। जो पोल है उसको अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा मिड पॉइंट of the mirror which lies on the mirror. Principal axis is an imaginary line joining the center of curvature and pole of the mirror, and mirror is normal to this at the pole. पोल पे हम ये मानते हैं कि पोल पे नॉर्मल होता है, 90 डिग्री पे होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। क्या? Principal axis is an imaginary line joining the center of curvature and pole, okay, and the mirror is normal to the principal axis at the pole. इस तरह से करते हैं कि ये नॉर्मल रहता है इसमें 90 डिग्री पे। एक कर्व्ड है बट हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इतना सब कुछ है। आगे समझ में? डाइवर्जिंग, अब जो नई टर्म जो चीजें हैं, ये इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, और फोकस क्या होती है, ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, ये चीजें मैं तुम्हें अभी बताता हूं, ठीक है। इसको हटा के फिर मैं बताता हूं कि तुम्हें मैं दोनों मिरर ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स है।
ये लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये समवेयर सेंटर और कर्वेचर है, ये एफ क्या होता है ये भी बताता हूं। ये पॉलिश्ड है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आती है, बीम ऑफ रेज, लाइट में क्या होता है, बीम ऑफ रेज होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन के बाद सब की सब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, दे ऑल कन्वर्ज, द पैरेलल रेज, द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, उसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्योंकि ये कन्वर्ट एक ही जगह पे कन्वर्ट हो रही है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। आ गया समझ में? क्या रेज कमिंग किसी भी ऑब्जेक्ट से, कहीं पे भी लाइट इमिट हो रही है, वहां से रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके इकट्ठी हो जाती है, उस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट कहां पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और एफ से डिनोट करते हैं उसको। और बिकॉज ऑल पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एक जगह हो जाती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया हमारा। हैव अंडरस्टूड दिस? सिमिलरली इस केस में आ जाओ तुम, इसमें इधर पॉलिश्ड होती है, नो सॉरी, हाँ इधर पॉलिश्ड होगी इसमें, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्रिंसिपल एक्सिस वही है, सपोज ये मैं कर देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस, एफ इसका यहां होगा, सी भी इधर ही होगा, ओके, और ये एम एन हो गया। अब यहां पे जो पैरेलल रेज आएगी, जितनी भी पैरेलल रेज आती है, दे ऑल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखना, यहां पर भी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो यहां पर भी क्या होगा कि अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊं और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं ऐसे, तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, इस तरह से जाएगी। ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, फॉलोइंग द लॉ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये इस तरफ जाएगी। तो ये क्या होगी, यहां पर ये क्या है, कभी दे नेवर मीट, देखो ये इस तरह से जा रही है तो दे नेवर मीट, ये कभी भी नहीं मिल सकती, ये डाइवर्ज हो रही है, ये इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, तो कभी नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस, दे आर सीम्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा होगा कि ये फोकस से आती हुई दिखेगी हमें, ये इस तरह से होती है कि ये फोकस से आती हुई दिखती है हमें, ये एक्चुअली नहीं आ रही यहाँ पे क्योंकि इस तरफ कोई है ही नहीं। तो दे आर सीम्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, मतलब पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। और बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन बीम्स रेज आर डाइवर्स, ये सब डाइवर्ज हो जाते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, इसलिए ये डाइवर्जिंग हो गया, और वो क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। हैव अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? ये दो मिरर पढ़ रहे हैं हम, ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? ये दो तरह के। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इसकी बात करते हैं, इमेज कैसे बनती है, कैसी इमेज बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगी, इस तरह से हम बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन, तो पहले बात तो कि कोई भी इमेज बनने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम 2 रेज, रिक्वायर्ड 2 रेज, 2 रेज की जरूरत होगी हमें। अब तुम कहोगे सर रेज क्या, तो टाइप ऑफ रेज में बता देता हूं कि कौन कौन सी रेज होती है। मैं ये लेता हूं और इसमें रेज बताता हूं कौन कौन सी रेज होती है। तो फर्स्ट रेज होती है कि अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो
फोकस में से जाएगी। फर्स्ट टाइप ऑफ रे ये होगी क्या क्या इफ रे ऑफ इंसिडेंट या इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, then after reflection it passes या it goes through या passes through लिख दो कोई नहीं, it passes through focus। जो पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस में से जाएगी। नंबर 1 ये वन टाइप ऑफ रे होगी। दूसरी टाइप की रे जो होगी वो ये होगी कि अगर वो फोकस में से आ गई, इसकी इनवर्स कर दो। क्या अगर वो फोकस में से आ रही है, इफ इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू focus, then reflected ray goes parallel to principal axis। मतलब अगर ये इंसिडेंट रे इस तरह है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। ये फोकस में से अगर आई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो एक दूसरे की क्या है, कन्वर्स। जो पैरेलल आएगी फोकस में से आएगी, जो फोकस में से आएगी वो पैरेलल जाएगी। दो ये होगी। थर्ड टाइप जो रेज होगी, वो अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो बाउंस बैक होगी, फॉलो द सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। ऐसा क्यों है इसको समझ लो। ऐसा होता क्यों है कि ये बाउंस बैक होती है। अगर हम बात करें कि ये हमारी सरफेस है, अगर ये रे है इंसिडेंट और ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से देखना इसको। और ये हमारा नॉर्मल है, ध्यान से देखना, ये हमारा नॉर्मल। अगर मैं कहूं कि इंसिडेंट रे अलोंग विद नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल की लाइन में ही अगर क्या आ रही है, ये एंगल क्या है आई, ये एंगल क्या है आर। ध्यान से देखना, अगर एक इंसिडेंट रे एंगल आई क्या होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। पर अगर रे यहां से आ रही है, इंसिडेंट रे नॉर्मल पे आ रही है, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 0। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये रे भी यहीं से बाउंस बैक होगी, सेम पाथ फॉलो करेगी। अब यहां पर क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तुम्हें ये पता है, सर्किल में तुमने पढ़ा है कि अगर सेंटर से हम किसी भी लाइन पे ये ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी करते हैं तो ये टेंजेंट होते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो ऑलवेज इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसलिए ये बाउंस बैक हो जाती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये बाउंस बैक हो जाती है। तो अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो वो नॉर्मल के साथ 0 एंगल बनाती है, इसलिए बाउंस बैक हो जाती है, उसी पास से जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 0 एंगल बनाएगी। तो थर्ड टाइप ऑफ क्या हो गई, क्या, इफ इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, then reflected ray follows the same path। रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ फॉलो करती है। इसका रीजन क्या, ये मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल 0, इसलिए रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, तो पाथ विल बी सेम। अब फोर्थ रे जो है वो तुम ये समझो कि फोर्थ रे जो हमारी है वो ये होती है
कि अगर कोई भी पोल पे आके ये पोल है हमारा, अगर यहां पर कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो ये फॉलो करेगी किसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए जितना एंगल इसके साथ बनाती है उतना ही एंगल बना के यहां से जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस मैंने पहले ही बताया था कि मिरर जो है वो नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर नॉर्मल बन जाएगा किसके लिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के। प्रिंसिपल एक्सिस विल बिकम नॉर्मल इन दिस केस। मैं देखो ये है, अगर मैंने क्या कहा था, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहां पे, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है वो पोल पर इस मिरर का क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। तो अगर इसके साथ कोई भी रे आई तो इसका मतलब ये एंगल इंसिडेंट एंगल हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बराबर बना के ये डायरेक्ट वापस बाउंस बैक हो जाएगी। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ रेज वी विल यूज टू फॉर्म इमेज। तो इमेज के लिए कोई भी 2 चाहिए तुम्हें, आइदर दीज टू, आइदर दीज टू, या इनमें से कोई भी 2 लेंगे तो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ओके, चलो अब इमेज फॉर्मेशन हम समझते हैं किस तरह से होगी। ये रेज टाइप ऑफ रेज है जो विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है, दे हेल्प इनसे ही इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके, अब एक चीज और समझ लो कि जैसे ऑब्जेक्ट एक इंफिनिटी है, ऑब्जेक्ट एक इंफिनिटी है, वहां से अगर लाइट कोई आ रही है, मान लो जैसे सन से जो भी लाइट आती है हमारे पास, सन से जो लाइट आती है उनको रेज को हम कैसा मान लेते हैं, पैरेलल रेज। वो क्या है, पैरेलल रेज हो जाती है। कैसे हो जाती है, जब ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे होता है तो पैरेलल रेज ही हमारे पास आती है। ओके, आगे समझ में। तो अब मैं बता रहा हूं तुम्हें कि कौन कौन सी पोजीशन हम ले सकते हैं, कौन कौन सी पोजीशन ले सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं अब कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर। मैं थोड़ा सा मिरर की डायग्राम बड़ा सा बना देता हूं। ओके, सपोज करो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका एफ है। एक चीज तुम्हें और बोला, जो है फोकल लेंथ मैंने नहीं बताया था, उसको भी समझ लो। फोकल लेंथ क्या होती है, जो एफ पी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस पी एफ, यही फोकल लेंथ होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बता दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर। और ये पी एफ फोकल लेंथ होती है। तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा r/2 होती है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ये रिलेशन एग्जैक्ट नहीं है। हायर क्लासेस में जब तुम पढ़ोगे तो ये, और इसका प्रूफ भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से प्रूव करते हैं, बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, नियर बाई होती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये तुम हायर क्लासेस में जाओगे जब पढ़ोगे कि f इज एक्जैक्टली नॉट इक्वल टू r/2, पर हमारे लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए हम यही मान के चलते हैं कि ये रिलेशन f इज इक्वल टू r/2। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट यहां ले लेता हूं, अगर ऑब्जेक्ट में यहां ले लेता हूं और इसको मैं कहता हूं एट इंफिनिटी, बहुत दूर, मतलब एट इंफिनिटी है। दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मूव करेगा तो इस एरिया को हम लिख सकते हैं बियॉन्ड सी। क्या? बियॉन्ड सी। और ये लिख सकते हैं 8c। इस रीजन को हम लिख सकते हैं बिटवीन c एंड f, इस रीजन को। और इस रीजन को हम लिख सकते हैं 8f, और इस रीजन को हम लिख सकते हैं बिटवीन f एंड p। तो ये इतने रीजन बनते हैं हमारे, और इसी में नेचर सेम रहेगी। क्या? इसमें जो है एट इंफिनिटी है तब कुछ और होगा, लेकिन c के आसपास आ जाएगा। बियॉन्ड c का मतलब समवेयर हियर। अगर यहाँ पे c के आसपास कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका बिहेवियर 8c आएगा, तब उसका बिहेवियर इमेज का। और बिटवीन c एंड f और 8f और बिटवीन p एंड f, ये सब मोर और लेस सेम रहता। तो हम स्टडी करेंगे सिर्फ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c,
when object at C, when object between C and F, or when object is at F, or when object is between P and F. ओके, ये ध्यान रखना कि इन रीजन के बीच में ही हम स्टडी करते हैं इमेज की, और तब इमेज का। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है, इमेज इस तरफ मूव करेगी। एक चीज ये ध्यान रखना, सिर्फ एक केस को छोड़ के एक स्पेशल केस आएगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। एक स्पेशल केस आएगा जब ये वाला केस, तब ये फॉलो नहीं होगा। अदरवाइज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज विल कम, ऐसे आएगी। ये ध्यान रखना तुम्हें। ओके, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, इमेज इस तरफ मूव करेगी। बट स्पेशल केस, इन दिस केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, तब ये रूल फॉलो नहीं होगा। तब ऑब्जेक्ट भी इधर ही होगा और इमेज भी इधर ही बनेगी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं ये कितनी स्टेज हो गई। तो मैं बता रहा हूं तुम्हें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और साइज कैसी होगी इमेज की, साइज और नेचर। अब हम साइज में क्या पढ़ेंगे, साइज में छोटी होगी, बड़ी होगी, है ना। नेचर में हम क्या पढ़ेंगे, रियल इमेज होगी या इमेजनरी, मतलब वर्चुअल होगी, सीधी होगी या उल्टी होगी, मतलब इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, ये पढ़ेंगे। मतलब नेचर में तुम दो चीज पढ़ोगे, क्या, वर्चुअल और रियल। इमेज रियल है या वर्चुअल है, ये पढ़ोगे। साइज में जो है वो तुम पढ़ोगे डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश हो जाएगी, बहुत छोटी डिमिनिश, फिर लार्ज, और फिर हाईली लार्ज, और फिर एक बीच में आ जाएगी सेम। ये पढ़ेंगे हम, क्या, हाईली डिमिनिश बहुत छोटी, फिर डिमिनिश छोटी, फिर सेम साइज, फिर लार्ज, फिर हाईली लार्ज। इस तरह से हम चीजें पढ़ेंगे। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, नेचर में हम ये चीज बताते हैं, साइज में हम ये चीज बताते हैं, और पोजीशन ये होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है, ध्यान से देखना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, तो जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बनेगी, एफ पर। आगे समझ में। अब जैसा मैंने कहा कि जैसे ही हम इधर मूव करेंगे, मतलब अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आएगा, बियॉन्ड सी मतलब यहां आसपास आएगा, तो इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ। मतलब एफ से मूव करेगी इस तरफ और यहां कहीं आ जाएगी। ओके, अब यहां पे बात करते हैं कि जब इन्फिनिटी पे होता है और फोकस पे बनती है तो हाईली डिमिनिश होती है। क्या, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी इमेज मिलेगी, पॉइंट साइज की। जैसे सनलाइट, सन की इमेज अगर हम किसी मिरर में लें कॉनकेव में, तो एक इतना सा पॉइंट दिखता है, बिल्कुल इतना सा पॉइंट दिखेगा हमें, डॉट दिखेगा। इमेज ऑफ द सन, वो इमेज ऑफ द सन होती है, तो पॉइंट साइज हो जाती है। जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत इन्फिनिट, बहुत दूर होता है ना, तो हम ये पॉइंट साइज बनता है। जैसे जैसे हम क्लोज आते जाएंगे, ये डिमिनिश होता जाएगा। अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा, यहां पर है इसके बीच में, तब तक क्या होगा, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब है ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। हैव यू अंडरस्टूड। और नेचर कैसी होगी, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी। ओके, और जितनी भी रियल इमेजेस होती है वो सब इन्वर्टेड होती है, वो उल्टी होती है। जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं वो इमेजेस क्या होती है, उल्टी होती है। आगे समझिए, डिमिनिश, यहां पर भी इमेज कैसी रहेगी तुम्हारी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ओके, अब तुम आ जाओ बियॉन्ड सी के बाद हम ये इस एरिया पे आ जाते हैं, एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, सी पर, तो इमेज भी कहां बनेगी, एट सी पर। तो तुम समझ जाओ जब दोनों है तो साइज कैसी हो जाएगी, सेम साइज। दिस इज द स्पेशल केस। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ। height of image and height of object will be equal when object is at C and image is also at C, but
रहेगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ आया, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आया, तो इमेज हमारी यहाँ कहीं आ गई, डिमिनिश्ड हुई, इससे छोटी होती है, ध्यान रखना। जब यहाँ आते हैं तो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज बन जाती है, सेम साइज, ये वाली साइज और ये वाली साइज सेम हो जाएगी। अब मैंने बताया तुम्हें कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा इमेज इस तरफ मूव करेगी। तो जब इन्फिनिटी पे थे तो इमेज कहाँ पे थी, देखो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में था तब इमेज कहाँ थी, फोकस पे। तुम यहाँ आए, इमेज कहाँ गई, यहाँ आ गई। तुम सी पर पहुंचे तो इमेज कहाँ पहुंच गई, सी पर। और तुम यहाँ जाओगे तो ये यहाँ आ जाएगी। अब तुम ये वाली कंडीशन ले लो, क्या, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ले आया तो इमेज बियॉन्ड सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सी, और क्या हो जाएगी, लार्ज, अब बड़ी हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज इधर बड़ी हो जाएगी। फिर और ये रहेगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी बियॉन्ड सी। तुम इन्फिनिटी पे थे, बियॉन्ड सी पहुंच गए, एट सी पहुंच गए, बिटवीन यहाँ पहुंच गए, एट एफ। अब तुमने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पर तो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, मतलब एट इन्फिनिटी, बहुत दूर इमेज बनेगी। जब बहुत दूर इमेज बनती है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाईली लार्ज, क्या, हाईली लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनती है, बहुत बड़ी। इन्फिनिट मतलब तुम है ना, बहुत बड़ी कह सकते हो, वेरी लार्ज, वेयर ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब मैंने बताया था कि स्पेशल केस यहां पर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब इन सम केस में इमेज कैसी रहेगी, रियल रहेगी, मतलब विच कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। इन सब केस में स्क्रीन का मतलब क्या है, जहां इमेज बनती है। एक तुम्हारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है उसमें कहते हैं स्क्रीन को यहाँ रखा, इसका मतलब यह है कि पोजीशन ऑफ इमेज है वो, द डिस्टेंस ऑफ, कभी बात करेंगे ना स्क्रीन कहाँ पर, तो स्क्रीन का मतलब है कि वहां पर इमेज को कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। अब जो आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, अगर ऐसा केस हो जाता है कि ऑब्जेक्ट समवेयर हियर, पोल और इसके बीच में आ जाता है, तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, ये सब कुछ चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। बिहाइंड द मिरर मतलब इमेज इस तरफ आ जाएगी, और लार्ज, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, हाईली लार्ज नहीं कह सकते पर लार्ज होगी। और अब तुम्हें मैंने इमेज बना के दिखा दी, ये कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब कॉनकेव मिरर जो है वो हर तरह की इमेज बनाता है। देखो हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज बनाता है, हाईली डिमिनिश का मतलब पॉइंट साइज बनाता है, छोटी बनाता है, इक्वल साइज की भी बनाता है, लार्ज भी बनाता है, बहुत बड़ी भी बनाता है, और रियल भी बनाता है, इन्वर्टेड भी, रियल इन्वर्टेड बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है। मतलब ऑल टाइप ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स रेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर यू आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? तो इसको अच्छे से समझ लो, इसको समझ लो नहीं, इसको तुम प्रैक्टिकली समझो कि ऑब्जेक्ट कब होता है, तो कब। अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेयर इज द ऑब्जेक्ट, तो तुम कहोगे कि अगर साइज सेम है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इज लार्ज देन द इमेज, इमेज से बड़ा है ऑब्जेक्ट, तो कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो सकती है बताओ, यहां तक हो सकती है, यहां तक हो सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है, इमेज बड़ी हो जाती है, तो यहां से हो सकती है कि ऑब्जेक्ट कुड बी इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी पे आते इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद इधर जाओगे तुम तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी रहेगी, जैसे ऑब्जेक्ट इज in between C and P, then image will be large than the object. Have you understood this? तो प्रैक्टिकली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट, मैं कहूं ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इमेज, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो तुम कह सकते हो इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, कुछ भी हो सकती है। बात कर रहा हूं मैं कॉन्वेक्स लेंस की, नहीं सॉरी कॉनकेव की, ध्यान रखना। और अगर ये हो जाता है कि ऑब्जेक्ट इज लेस देन इमेज, ऑब्जेक्ट है वो इमेज से छोटा है, तो व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो तुम कहोगे बिटवीन
कहां पर, सी एंड पी, सी और पी के बीच में, और इक्वल साइज है तो 8C। अगर इक्वल साइज हो जाती है मतलब O इजिकल्स टू आई हो जाता है तो 8C। ये 3, ठीक है ना। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द हाइट ऑफ इमेज, तो व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो तुम कहोगे इंफिनिटी से बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, एंड इक्वल है तो 8C। और अगर ऑब्जेक्ट इज लेस देन द इमेज, साइज ऑफ इमेज, या इमेज बड़ी हो जाती है तो क्या होगी, व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड पी। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? तो ये इस तरह से तुम्हें याद रखना है, रटना नहीं है। आ गया समझ में? तो ये है। अब इमेज बनती कैसे, रे डायग्राम कैसे बनता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो कभी कभी आधा रे डायग्राम देते हैं, अनकम्प्लीट रे डायग्राम देके और तुमसे पूरा रे डायग्राम बनवाते हैं, तो उस केस में तुम्हें आना चाहिए कि कौन सा कैसे बनता है। तो मैं तुम्हें एक दो रे डायग्राम जैसे बना के बता देता हूँ कि इस तरह से रे डायग्राम बनाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ नहीं बन पाएगा बिकॉज आई नो कंपास, और इससे कंपास के बिना ये सही नहीं बनता। मैं तुम्हें ऐसे ही रे बनाता हूँ जैसे ये है। ओके, ये एफ यहाँ आ गया, ठीक है, और ये सी आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे सी पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से एक रे आई और ये आफ्टर, देखो पैरेलल रे आती है तो आफ्टर कहाँ से जाएगी बताओ मुझे, यहाँ से जाएगी। एक रे हमने ये यूज कर ली, दूसरी रे में ये यूज कर सकता हूँ कि फोकस में से निकाल दूँ। क्या निकाल दूँ? फोकस में से निकाल दूँ। ये फोकस में से इंसिडेंट रे आती है तो ये कहाँ से आ जाती है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हम ये कुछ ये इस तरह से आएगा। ये इन्वर्टेड हो गया क्योंकि देखो यहाँ से रे आई तो यहाँ मिली, यहाँ से रे आई तो यहाँ मिली, तो ये जो हेड है वो नीचे आ गया, तो ये एक्चुअली मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इस तरह से हम रे डायग्राम बनाते हैं। अगर तुम्हें इंफिनिटी वाला रे डायग्राम बनाना है, देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी, इंफिनिटी से जितनी भी रेज आती है वो पैरेलल रेज होती है, ध्यान रखना। इंफिनिटी से जितनी भी रेज आती है वो पैरेलल रेज आती है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे तो रेज कैसी होगी, पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। तो जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, इसलिए कहते हैं हम पॉइंट साइज, और यहाँ पर बनेगी फोकस पर। कहां पर बनेगी, फोकस पर। हैव यू अंडरस्टूड? क्योंकि रेज कमिंग इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, उससे सिर्फ एक ही तरह की रे ले सकते हो तुम, पैरेलल। तो दोनों पैरेलल रेज लोगे और ये इमेज बनाओगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? आ गया? इस तरह से हम रे डायग्राम बना सकते हैं कोई भी रेज यूज करके। कंपास, और तुम कंपास से रेडियस लेके बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? तो रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पढ़ो और उसके बाद हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखोगे मिरर के। तुम कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो ये है और इससे कंपेयर करता हुआ मैं तुम्हारा एक कार्टेशियन एक्सिस भी बना देता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ध्यान से देखना, ये हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ पर ये पी हमारा ओरिजिन मानते हैं हम, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो मिरर होता है हमारा उसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो जैसे इसमें फॉलोज होते हैं साइन कन्वेंशन, सेम हमारे यहाँ साइन कन्वेंशन फॉलो होंगे। बट हमने ये बताया कि ये एफ है और ये सी है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा, ये ध्यान रखना। कोई भी टाइप का मिरर हो, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? मतलब टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरफ, और वो लेफ्ट, हम लेफ्ट डायग्राम में जब हम रखेंगे लेफ्ट रखेंगे। नंबर 2, ऑल द डिस्टेंसेस आर measured, or the horizontal distances, all the horizontal distances are measured parallel to principal axis या along the principal axis, along the principal axis, और कहां पर, फ्रॉम P, पोल से। लेफ्ट साइड मेजरमेंट्स आर ऑलवेज नेगेटिव। इस तरफ जितनी भी मेजरमेंट लिए जाएंगे सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। और राइट साइड ऑफ द मिरर के राइट साइड में वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। मतलब उधर अगर हम कोई भी मेजरमेंट लेंगे इसके इधर इस तरफ तो पॉजिटिव, ये वाले मेजरमेंट, ठीक। अब अगर हमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मेजरमेंट्स लेने हैं, डाउन with respect to principal axis, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में ऊपर या नीचे मेजरमेंट लेने, तो अप वाले जो मेजरमेंट होंगे वो पॉजिटिव लेंगे और डाउन वाले जो होंगे वो नेगेटिव लेंगे। मतलब इस तरफ अगर हम हाइट निकालना चाहे ऑब्जेक्ट तो ये पॉजिटिव होगी, अगर इमेज इस तरफ बन रही है तो ये HI जो है वो नेगेटिव होगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नीचे की तरफ, जैसा कि यहाँ Y क्या होता है, वो यहाँ Y क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पर y क्या होता है, पॉजिटिव, इधर x क्या होता है, नेगेटिव, इधर x क्या होता है, पॉजिटिव। हैव यू अंडरस्टूड? सेम, इफ वी आर टेकिंग द मेजरमेंट ऑन दिस साइड, नेगेटिव, इफ वी आर टेकिंग मेजरमेंट ऑन दिस साइड मिरर के, तो पॉजिटिव। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड मेजरमेंट ले रहे हैं, पॉजिटिव, नीचे ले रहे हैं, नेगेटिव। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दीज आर नोन एज साइन कन्वेंशन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ध्यान रखना है तुम्हें। न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो बहुत वहां पर ये साइन कन्वेंशन का बहुत तुम्हें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल का, जो हमारा है वो है मिरर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स के लिए जो यूज करते हैं हम, उसकी बात करेंगे हम, मिरर फॉर्मूला। इसकी बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। तो मिरर फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब तुम कहो v क्या है, u क्या है, f क्या है, वो देखो। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसको v कहते हैं। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको u कहेंगे। f क्या है, फोकल लेंथ, ये क्या है, फोकस का जो पोल से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कहां पे, फोकस से लेके पोल का जो डिस्टेंस होता है fp, वो होती है फोकल लेंथ। हैव यू अंडरस्टूड? ये तीनों मेजरमेंट है। साइन कन्वेंशन, ये फॉर्मूला फिक्स रहता है। अब तुम्हारा इनका साइन डिसाइड करोगे तुम और इसमें पुट करोगे, बस ये ध्यान रखना। इसका कोई साइन चेंज नहीं करना तुम्हें, इनके साइन चेंज करने और जो चेंज होके साइन आएंगे वो इस फॉर्मूले में पुट करने हैं। वॉट एवर यू आर गेटिंग, जिसका जो साइन आएगा वो अपने आप आ जाएगा, बट तुम्हें इनके साइन यहीं पे चेंज करने, डिपेंडिंग कैसे। अब देखो, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब u तो हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव। u तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। आगे समझ में? अब बात करते हैं हम, जैसे मिरर है हमारा, ध्यान से देखना, ये हमारा एक मिरर है, एक ये मिरर है,
ये इस तरफ अगर हमने पॉलिश करी तो ये कॉनकेव हो गया। कौन सा हो गया ये? कॉनकेव। इसका एफ इधर होता है, फोकल लेंथ इधर होती है, तो इसकी एफ हमेशा कैसी रहेगी? इसकी एफ हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव, ध्यान रखना। और इस ये जो है इसकी पॉलिश इनसाइड होती है, एफ इधर होता है इसका, ध्यान रखना। तो इसका एफ हमेशा कैसा रहेगा? किसका? कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। आगे समझ में? ऑब्जेक्ट इसमें भी इधर रखा हुआ होगा तो यू इसमें भी नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन इमेज जो होती है वो हमेशा इस तरफ बनती है इसमें, तो वो वी हमेशा इसमें पॉजिटिव रहेगा। पर इसमें वी व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, जो लास्ट वाला केस था हमारा, एफ एंड पी के बीच में होता है, तब वी पॉजिटिव होता है, अदरवाइज वी भी नेगेटिव होता है। किस केस में? कॉनकेव के केस में। हैव यू अंडरस्टूड? कॉनकेव मिरर की बात करें तो हमारा कॉनकेव मिरर में यू भी नेगेटिव होता है, वी भी नेगेटिव होता है। सिर्फ एक केस, जब ऑब्जेक्ट यहां पर होता है तब वी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, बस। बट ये दोनों हमेशा नेगेटिव रहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कर लोगे ये? या समझ में आ गया? चलो, इसके बाद हम बात करते हैं एक और टर्म है तुम्हारी, मैग्निफिकेशन। एक और टर्म है मैग्निफिकेशन। एक और टर्म है मैग्निफिकेशन। एक और टर्म है मैग्निफिकेशन, और उसके बाद हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव करेंगे, और जो इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स, उसमें वो नहीं बताया मैंने, वो भी बता देता हूं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बात कर लेते हैं उसकी हम। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ये क्या है? एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो है। तो इसका मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। कोई पूछ ले यूनिट, तो इसकी देयर इज नो यूनिट। नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो है। किसका है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज कितनी बड़ी बनी या कितनी छोटी बड़ी, मैग्नीफाई हुई या नहीं हुई, तो दिस इज नोन। और इसको हम डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन को एम से। तो फॉर्मूला क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज एक फॉर्मूला ये हो गया। और एक और फॉर्मूला होता है उसमें माइनस वी अपॉन यू, ऐसा लिखा जाता है, माइनस वी अपॉन यू। ये मिरर के लिए, लेंस के केस में ये उल्टा हो जाता है, और लेंस फॉर्मूला भी उल्टा हो जाता है, बट वो बात हम बाकी अगर तुम्हारा मिरर अच्छे से हो गया तो लेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कुछ चीजें वहां चेंज होती है, जैसे कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर है तो कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, और कॉन्वेक्स जो मिरर है वहां जाके कॉनकेव लेंस बन जाता है। ये ध्यान रखना थोड़ा समय, और ज्यादा कुछ है नहीं। फॉर्मूले में जो 1/f = 1/v - 1/u हो जाता है, यहाँ पे प्लस होता है, बस। तो ये मैग्निफिकेशन समझ में आ गया। तो हमें मैग्निफिकेशन कैसे निकालना है? मैग्निफिकेशन, अब एक चीज देखो कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो इमेज की नेचर को बता सकता है। नेचर ऑफ इमेज मतलब वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, ये बता देता है। कैसे? बताओ मुझे। हमने देखा कि जितनी भी रियल इमेजेस बनती है वो इन्वर्ट बनती है, नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ मतलब एच ओ है वो पॉजिटिव होगा, एच आई है वो नेगेटिव होगी। तो मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव आ जाता है तो इमेज इज ऑलवेज रियल। जब मैग्निफिकेशन क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, तो इमेज हमेशा रियल रहती है। और अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल हो जाती है। पॉजिटिव आता है तो जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही इमेज बनेगी, तो वो वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा। तो मैग्निफिकेशन से ये तुम डिसाइड कर सकते हो बिना कुछ किए। अगर तुम्हें कभी दे कि मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इज नेगेटिव, इसका मतलब बताओ कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, तो तुम कह सकते हो अगर नेगेटिव दिख रहा है तो रियल, और अगर पॉजिटिव दिखा है तो वर्चुअल। ओके, अगर ये जैसे मैंने बताया कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर 1 होता है, इसका मतलब उस टाइम क्या होता है? HI = HO हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर एक 1 से बड़ा है तो इसका मतलब HI इज ग्रेटर देन HO। और मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है HI इज लेस देन HO।
हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये भी तुम्हें ये सिर्फ वहां से मिल जाता है फॉर्मूले से। देखो अगर मैं कहता हूँ m इजिकल्स टू 1 तो यहाँ पे रखो 1, तो 1 इजिकल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, तो एच आई इजिकल्स टू एच ओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कहोगे मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, क्या मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 मतलब ये लेस देन 1 हो गया, एच आई अपॉन एच ओ इज लेस देन 1, तो क्या हो गया एच आई इज लेस देन एच ओ, ये देखो। और अगर ये होता है कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, ये ना, तो क्या होगा एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो मैग्निफिकेशन ये डिसाइड करता है, कंपेयर करता है क्या, साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, कंपेरिजन ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड कितने मल्टीपल बड़ी है कितने छोटी है, ये डिसाइड करता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ लेंस। क्या यूजेज ऑफ लेंस, सॉरी यूजेज ऑफ मिरर। तो बात कर रहे हैं हम कॉनकेव की। तो देखो कॉनकेव मिरर में तुम्हें ये पता है कि जो लास्ट वाला कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, एनलार्ज दिखती है इमेज। तो कह सकते हैं डेंटिस्ट यूज करता है इमेज को सीधा और वो देखने के लिए, डेंटिस्ट भी यूज करता है। ये टॉर्च में यूज होती है, ये हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि कन्वर्जिंग होता है तो सोलर फर्नेसेस में भी यूज हो सकता है, सोलर फर्नेसेस में भी यूज हो सकता है, क्योंकि कन्वर्जिंग होता है तो हीट को इकट्ठा करके और वहां पे सोलर फर्नेसेस में हो सकता है। तो ये क्या टॉर्च में हो सकता है, ये है हेडलाइट ऑफ द व्हीकल में हो सकता है, तो ये इसके कुछ यूज हो जाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब वो बात करते हैं हम कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल बनती है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने बताया नहीं तो बता देता हूँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक चीज और देख लो कि हमेशा डिमिनिश बनेगी, हमेशा ही डिमिनिश बनती है, ये भी ध्यान रखना। क्या कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश बनेगी, मतलब इसमें रियल इमेज कभी नहीं बनती है और कभी बड़ी नहीं बनती है। तो इसका जो m होगा इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, और हमेशा m कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल बन रही। तो अगर किसी का दिया जाता है कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 एंड पॉजिटिव 1, तो इसका मतलब वो कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होगा डेफिनेटली। कंडीशंस ध्यान रखो, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एंड लेस देन 1, देन वी आर श्योर दैट दैट इज कॉन्वेक्स। ओके, क्योंकि उसमें जब पॉजिटिव होता है कॉनकेव में तो वो मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 होता है। क्या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है कॉनकेव में भी, पर वो मोर देन 1 होता है क्योंकि लार्ज होती है इमेज ऑब्जेक्ट से। हैव यू अंडरस्टूड? तो अब हम बात करते हैं कुछ और। ये तो यूजेस हो गए। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है? रियर व्यू मिरर जो होता है, मिरर ऑफ व्हीकल्स, और साइड मिरर्स जो होते हैं, इनमें जो है कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर आर यूजेस इन रियर व्यू मिरर एंड साइड व्यू मिरर, क्योंकि इसमें एक तो क्या होता है कि जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। अगर तुमने कॉनकेव लगा दिया तो सब गाड़ियां उल्टी दिखेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इमेज इरेक्ट होती है। एक इसका वाइड एरिया कवर करता है, ये वाइड, बिकॉज इट इज ए डाइवर्जिंग। ये कैसा होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, दैट्सफॉर कवर ए वाइड एरिया, मतलब काफी। अगर तुम्हारी गाड़ी यहाँ चल रही है, इसके साइड मिरर है, तो यहां तक कि ये इस तरह से वाइड एरिया, इतनी दूर की व्हीकल्स तुम्हें दिख सकते हैं उसमें। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो वाइड कवरिंग होती है इसकी, वाइड एरिया कवरिंग होती है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है, और इमेज इरेक्ट होती है और स्मॉल होती है। हमेशा स्मॉल रहेगी और इरेक्ट रहेगी, तो तुम मिरर में उसको कैप्चर, मतलब मिरर में तुम्हें दिखेगी वो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दीज आर द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट वी यूज द कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू मिरर एंड साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? अब मैं बताता हूं तुम्हें इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर।
Okay, this will be our last topic for today. कल हम करेंगे lenses and then we will do the numerical problems. Okay, तो image formation in convex mirror. तो यहां पर दो ही पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और बिटवीन इंफिनिटी एंड फोकस, या पोल ले लो, पोल सबके बीच में, इंफिनिटी से पोल के बीच में, या एट पोल, दो ही होगी। और इसमें जो पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज वो कैसी, एट एफ, कहाँ पे बनेगी, जब इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनेगी। और साइज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश। और यहाँ पर जो आएगी, और नेचर क्या होगी, नेचर, और ये बनेगी कहाँ, एट एफ, मतलब बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इसका फोकस बिहाइंड द मिरर ही होता है, बिहाइंड मिरर। ये भी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में ही बनेगी। तो दो ही सिचुएशन होती है, हल्का फुल्का इमेज वेरी करती रहेगी, बट ये दो ही सिचुएशन होती है। और इसमें क्या होता है, डिमिनिश का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। नेचर क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी दिखेगी पर वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दीज आर द टू केसेस, दो ही केसेस है इसमें, क्या, एट इंफिनिटी दैट है फोकस, और एट व्हाट, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज विल फॉर्म इन बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। हैव यू अंडरस्टूड दिस, कर लोगे ये। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिरर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द न्यूमेरिकल्स, जो हम बाद में करेंगे। बाकी का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया है, रिवाइज हो गया है, तो तुम, आई थिंक इट विल हेल्प इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर तुम इसको रिवाइज कर लेते हो तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का शेयर करो, ताकि इसका फ़ायदा उनको मिल सके और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके। बाय, टेक केयर।